कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डेली की तरह शाम 3 बजे यहाँ पर पीईटी का मॉडल पेपर आपका सॉल्व कराया जा रहा है। मॉडल पेपर के अंदर देखा जाए तो जो भी आपके यहाँ पर एग्जाम में आता है उसी प्रकार का यहाँ पर टेस्ट पेपर भी आपका है। तो संभवता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको और ऐसा ही लेवल आपको एग्जाम को देखने को मिलेगा। तो जितने भी यहाँ पर मॉडल पेपर आपके हम सॉल्व करा रहे हैं तो ये सभी के सभी मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। साथ में यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि आपके एग्जाम में आने वाले जो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ में करंट अफेयर और आपकी हिंदी, ठीक है ना, ये जो इतना साइंस वगैरह ये है अलग अलग यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है, ठीक है ना। तो इनको भी आप प्लेलिस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। चलिए काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए एक बार लाइक भी कर दीजिए, जितने लोग जुड़ गए हैं एक बार लाइक कर दीजिए। हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आवाज़ तो आ रही है, आवाज़ आ रही है। चलिए शानदार जवाब से बिल्कुल तरीके से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन आपका आज गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा कि 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर यहाँ पर था। चलिए काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका डी नंबर दे रहे हैं और इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका सही जवाब बिल्कुल आ गया है। लॉक कर देते हैं, आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, आपके बॉम्बे जो कि आपके मुंबई में आपका है। और ये कब, तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बन जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। कब लगा था, तो ये लगा था आपका 1854 में पहला अखिल भारतीय डाक टिकट भी जारी किया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहला अखिल डाक टिकट जो था, है ना, पहला भारतीय डाक टिकट जो जारी किया गया था वो 1854 में। तो दोनों ही पॉइंट आपको यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। चलिए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, यहाँ पर जवाब देना है। टू का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 1748 को, 1757 को, 1764 या 1782 में। चलिए काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर सी नंबर दे रहे हैं और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी नंबर। तो देखो 64 तो आपका नहीं होगा, यहाँ पर प्लासी का नाम दिया गया है ना, प्लासी का दिया गया है, यहाँ पर बक्सर नहीं दिया है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। प्लासी का युद्ध आपका लड़ा गया था, है ना, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। चलिए बताइएगा, फ्रांसीसियों की जो मदद मांगी थी वो किसने मांगा था। चलिए ब्रिटिश शासन को, देखो ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। यहाँ पर 3 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर डी नंबर। तो आपका जवाब बिल्कुल सही आया है। यहाँ पर टीपू सुल्तान, है ना, टीपू सुल्तान ने ही फ्रांस की क्रांति के रूप में यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष भी लगवाया था ना, जैकोबियन क्लब का एक सदस्य भी बना था और अंग्रेजों से युद्ध के लिए नेपोलियन का सहयोग भी मांगा था। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, आईने अकबरी किसने लिखा है। आईने अकबरी किसने लिखा है, चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर आपका सी आ गया है, यहाँ पर अबुल फजल, जो कि बिल्कुल जवाब सही है। ये अकबर नामा का ही एक आपका भाग है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोतगत्ता मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया। तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं महाराणा प्रताप के पुत्र थे कौन, यहाँ पर राणा अमर सिंह थे और इनके साथ समझौता जो किया था वो मुगल शासक कौन था, कौन मुगल शासक था जो संधि किया था। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी, जहांगीर ने किया था। किसने किया था, तो आपके जहांगीर ने किया था। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये खुर्रम के जो संघर्ष हुआ ना उसके बाद में आपका हुआ था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, जिन्हें तांतिया टोपे के नाम से भी जानते हैं, को अंग्रेजों ने 1859 में जो फांसी दिया था कहाँ पर दिया था। चलिए यहाँ पर आपकी हिस्ट्री में हमने यहाँ पर पढ़ाया भी है ना, हिस्ट्री में हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया भी था कि यहाँ पर तात्या टोपे को धोखे से फांसी दी गई थी। मान सिंह ने यहाँ पर धोखा दे दिया था, है ना, धोखा दे दिया था और इसे ब्रिटिश साम्राज्य ने इन्हें कह सकते हैं शिवपुरी में, है ना। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर शिवपुरी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शिवपुरी में 1859 में फांसी दे दी गई थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था।
चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व भी करा रहे हैं, है ना। चलिए काफी लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है यहाँ पर आपका कि मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हो गया था, है ना। बिल्कुल जवाब सही है कि 1916 का लखनऊ समझौता जो हुआ था इसी में क्या हुई थी, मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था, है ना। आपके जवाब हो जाए कौन सा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है इतना पॉइंट। मतलब देखा जाए कि एनी बेसेंट ने नरम दल और गरम दल को कांग्रेस के मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल प्रयास कर दिया था। क्लियर है ना। और इसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था 1916 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। चलिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, ये किसके द्वारा मनाया गया था, पूछा गया है किसके द्वारा मनाया गया। चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, कह रहा है मुस्लिम लीग के द्वारा। देखो यहाँ पर जवाब काफी लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर बी, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, इसलिए वायसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए 12 अगस्त 1946 ईस्वी में ही कह सकते हैं कि प्रस्ताव भी भेजा था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देख सकते हैं कि जैसे ही बंगाल में विभाजन हुआ, है ना, विरोध हुआ, और इस आंदोलन का जो नेता जो थे वो आपके कौन थे, तो आपका जवाब हो जाए कौन सा, ए नंबर बनेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या बन जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बंगाल विभाजन से क्वेश्चन आपको लगभग हर बार देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है चौरी चौरा जो घटना घटित हुई थी, ये घटना कब घटित हुई थी। चलिए यहाँ पर 10 का जवाब देना है, सभी को पता होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब। यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका बी। देखो डेट याद रखिएगा क्योंकि 1922 तो सभी को पता है ना, 1922 तो आप सभी को पता रहेगी, लेकिन एग्जामिनर भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता है, वो इसी प्रकार से आपके ऑप्शन रखता है। तो देखो ऑप्शन बी हो जाएगा 5 फरवरी। कब, 5 फरवरी 1922 आपका हो जाएगा, जो कि चौरी चौरा घटना कहाँ पर, तो आपके गोरखपुर जिले में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है, ज्ञान का क्वेश्चन दिया है धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कोहरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए, कोहरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है। ये यूपीएससी का सबसे प्यारा क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना रहता है। ये उत्तरी गोलार्ध की बात किया है, तो याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए तो 90% जनसंख्या आपकी उत्तरी गोलार्ध में ही यहाँ पर निवास करती है। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखो उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए तो आपके भूमध्य रेखा के उत्तर में, है ना, आपका अफ्रीका ही पड़ता है, आपका कह सकते हैं यूरोप भी पड़ता है, एशिया भी पड़ता है, और आपको कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका भी पड़ता है। कुल मिला के देखा जाए कि लगभग आबादी यहाँ पर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं लगभग आबादी कहाँ पड़ जाती है, तो ऊपर ही पड़ जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कहीं कहीं यहाँ पर कह सकते हैं 80 भी दिया गया है ना, इसको एक बार फिर आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से कहीं कहीं आपको दिया गया है इसमें से, तो इसको एक बार और देख लिया जाएगा अच्छे से। अगले मॉडल पेपर में से हम जिक्र इसका कर देंगे और अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है। चलिए यहाँ पर बताइएगा दूरतम। देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाने का प्रयास किया है, कह दिया है कि पृथ्वी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है, तो कुछ भी यहाँ पर आपको घुमाने का प्रयास करे, आपको घूमना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो दिया है माउंट पुंकेसजया, माउंट चिम्बारजो दिया है, माउंट किलिमंजारो दिया है, और माउंट एकांकगुआ है। इनमें से सबसे जो ऊंचा है वो इक्वाडोर वाला है। कौन, यहाँ पर बी हो जाएगा माउंट चिम्बाराजो। माउंट चिम्बाराजो का पड़ता है तो आपके इक्वाडोर में पड़ता है, ठीक है, इक्वाडोर है, जो कि पर्वत चोटी केंद्र से दूरतम बिंदु पर आपका है। और यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला है कि हवा में विद्यमान में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, इसका जवाब जो बनेगा वो क्या बन जाएगा। चलिए कुछ लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कह रहा है हवा में विद्यमान में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है। चलिए यहाँ पर आपका 14 नंबर में
देखो 14 नंबर में सबसे ज्यादा इसी इसके अनुसार आपसे यही आपको लग रहा होगा कि ये पूछा गया सबसे ज्यादा कौन सी है ना। तो हवा में देखो सबसे ज्यादा आपकी नाइट्रोजन है, आपकी कौन सी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है ना। फिर यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है पटाखा किस देश की मुद्रा है। चलिए यहाँ पर दिया गया है पटाखा, और पटाखा भी याद रखिए यहाँ पर एक मुद्रा है, और किस देश की मुद्रा है, ये आपकी मकाऊ की है। कहाँ की है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मकाऊ की मुद्रा है, याद रखिएगा मकाऊ की मुद्रा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वहीं पर आपकी पनामा की मुद्रा पूछे तो पनामा की मुद्रा है संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर है, ठीक है ना। लाओस की मुद्रा पूछे तो लाओ किप है, ठीक है, लाओ किप लाओस की मुद्रा है। मकाऊ की आपके क्या है, पटाखा है, और मैक्सिको की है मैक्सिकन पेसो, मैक्सिकन पेसो, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है। बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको 100% लगभग देखा जाए एग्जामों में देखने को मिल देता है ना। काफी लोगों ने जवाब दिया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बिल्कुल जवाब सही है। इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर, इसका जवाब आपका राइट हो जाएगा, है ना। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और एक ऐसा बैंक है जो ग्रामीणों को उनके विकास और आर्थिक रूप में जीवन स्तर को सुधारने के लिए ये आपका बनाया गया है। कभी कभी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी डेट आपको याद रखना है। इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 12 जुलाई, ये डेट याद रखिए क्योंकि डेट बहुत पूछी जाती है। 12 जुलाई, और आपकी कब, 1982, 12 जुलाई 1982 की इसकी स्थापना की गई थी। अब तो आपको पॉइंट याद रहना चाहिए, याद रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। चलिए बताइए ऐसा कौन सा बैंक है जहां पर कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यहाँ पर नहीं है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए काफ़ी यहाँ पर महान विद्वान साथी जुड़े हैं, जो लोग यहाँ पर देखते ही जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर तुरंत दे देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, सिक्किम आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम और गोवा यहाँ पर आपकी नहीं है, ठीक है, सिक्किम और गोवा पर आपकी बैंक है या आपकी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ही हो जाएगा। यहाँ पर दिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अगर पूछे तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना आपकी की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं। चलिए यहाँ 18 नंबर देना है, 18 नंबर में आ रहा है 1 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो आपके वित्त सचिव के होते हैं। किसके होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं, याद रखिए वित्त सचिव के होते हैं, ठीक है ना, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर आपका होता है। क्लियर है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया सकल घरेलू बजट में कौन प्रमुख योगदान करता है। सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है। जो आपकी सकल घरेलू बचत आपकी होती है, इसमें से आपका योगदान कौन सा करेगा। तो योगदान कौन से करते हैं, घर में सकल घरेलू है तो भाई कौन करेगा, तो परिवार की बात करेंगे। मतलब कह सकते हैं सकल घरेलू बचत में प्रमुख योगदान होता है वो परिवार का होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय को भी जोड़ा जाता है। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो व्यक्ति का जीवन स्तर क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा, और घरेलू बचत बढ़ेगी, इससे जीडीपी में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, है ना। इससे बढ़ती हुई आय बढ़ेगी, और राष्ट्रीय आय बढ़ने से देश की प्रगति हो जाएगी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, भारत में हरित क्रांति की जो जनक है आपकी कौन है। भारत में हरित क्रांति पूछा गया है, और आपका जवाब क्या हो जाएगा। काफी लोगों ने जवाब दिया है, यहाँ पर आपका बहुत ही फास्ट तरीके से सी नंबर दे रहे हैं, और आपका जवाब सी है, बिल्कुल है, भारत में दिया है। तो एम.एस. स्वामीनाथन क्या हो जाएंगे, एम.एस. स्वामीनाथन है, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। आपको पता है कि 1966-67 के समय आपके कह सकते हैं कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, है ना, अमेरिकी वैज्ञानिक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, उन्हीं से प्रेरित होकर कह सकते हैं कि यहाँ पर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत आपकी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर आपको समय भी दे दिया था कि आप कंफ्यूज ना हो। 1935 में संविधान सभा का सुझाव जो प्रस्तावित किया सबसे पहले किसने किया था। चलिए यहाँ पर देना है जवाब सही क्या हो जाएगा। तो 1935 में जो सुझाव दिया था संविधान सभा का, एम.एन. राय ने दिया था। क्या जवाब बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, एम.एन. राय के द्वारा आपका किया गया था। वहीं पर आपके 1936 में कब, 1936 में आपकी कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के महत्व की व्याख्या की गई थी। तो पहले की गई थी 1935 में एम.एन. राय के द्वारा, 1936 में फैजपुर का जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो उसमें से कांग्रेस के अधिवेशन ने इसका जिक्र किया था, व्याख्या किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया।
बताइए यहाँ पर देखो दिया है भारत रत्न और आपका पद्मश्री, ये किस आर्टिकल के प्रावधानों के अंतर आपका है? 22 का जवाब देना है। तो 22 का आपने पढ़ा होगा उपाधियों का अंत, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों जैसे आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री को प्रारंभ किया था। आपको पता होगा कि सेना, है ना, देखो आपके आर्टिकल 18 में कहा गया है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी, है ना, सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा सभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? यहाँ पर देखो सभा दिया है, लेकिन यहाँ पर त्रुटि, वैसे यहाँ पर कह सकते हैं गलती है, यहाँ पर राज्यसभा होगा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा होगा। और राज्यसभा में कितने? तो 12 सदस्यों का नामित किया जाना, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपका हो जाएगा, जो कि आर्टिकल नंबर आपका 80 का यहाँ पर थर्ड में आपका ये जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के ज्ञान या विशेष कौशल वाले जो भी व्यक्ति हैं उन्हें मनोनीत कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको जैसे आपके दिमाग में आता है 324, अब आपके दिमाग में घूमने लगा होगा कि भाई 324 में तो यहाँ पर आपका क्या है? चुनाव से संबंधित है। किससे है? चुनाव से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है, जो कि भाग 15 में किसमें है? तो आपके भाग 15 में दिया गया है ना। भाग 15 में चुनाव से संबंधित आपका दिया गया है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो कितनी है? बताइए, जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसे सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायरमेंट होते हैं वो कितने उम्र में आपकी होते हैं? चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब है 25 नंबर में, और 25 का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर 65 वर्ष। क्या बन जाएगा? 65 वर्ष आपका हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष आपका जो मिल जाता है, मतलब उम्र अगर हो जाती है तो 6 वर्ष की क्योंकि कार्यकाल होता है ना, तो पहले ही चले जाएंगे, और नहीं होता है तो 65 वर्ष में तो चले ही जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? चलिए यहाँ पर बताइए, स्पाइनल तंत्रिकाएं आपको दिया गया है, कुल मिला के आपका देखा जाए तो आपकी जो मेडुला होता है, क्या मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, उसके पिछले भाग में ही मेरुरज्ज बनाता है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा? 31 जोड़ी मेरुरज्ज या रीढ़ की तंत्रिकाएं होती हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? यहाँ पर जो स्पाइनल तंत्रिकाएं इन्हें बोलते हैं क्या है? मेरुरज्ज, ये कह सकते हैं रीढ़ तंत्रिकाएं बोला जाता है। ठीक है ना। और 12 जोड़ी होती हैं कपाल होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दिया है कि रेटिना पर नेत्र द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? जो आपकी आंख है ना, और आंख में जो रेटिना होती है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पर देखो बनता है वास्तविक बनता है, और उल्टा और छोटा बनता है। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा? ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है छोटे से छोटे लेवल में कि जो मानव नेत्र की न्यूनतम जो दूरी होती है वो आपकी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर आपकी होती है ना। 25 सेंटीमीटर की दूरी से आप पढ़ाई करिए, कभी भी आपकी आंख में दिक्कत नहीं होगा आप पढ़ने से। ठीक है, अगला है रक्त का पीएच मान जो होता है कितना होता है? रक्त का पीएच मान पूछा गया है, रक्त का पीएच मान। चलिए यहाँ पर देखो रक्त होता कैसा है, सबसे पॉइंट आपकी बात आती है, रक्त होता कैसा है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? अगर अम्लीय होगा, है ना, तो ऐसा तो है नहीं है, क्षारीय होता है। रक्त होता है कैसा? यहाँ पर क्षारीय होता है, और क्षारीय है इसका मतलब यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा? तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर। हाँ बिल्कुल सही है, क्षारीय है, इसका मतलब है 7 के आगे ही होगा, तो 7 पॉइंट आपका 4 हो जाएगा। और हमने बताया था रक्त में क्या होता है? सच्चा आंसू। क्या होता है? रक्त एक होता है सच्चा और आपका झूठा होता है, तो 7 पॉइंट आपका सच्चा, है ना, 7 4 सच्चा आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित किसमें से कार्बन नहीं होता है? बताइए किसमें से कार्बन किसमें नहीं होता है? डायमंड दिया है, ग्रेफाइट दिया है, कोयला दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। तो इस प्रश्न में देखते हैं कि कितने लोग इस प्रश्न को सही जवाब दे पाएंगे। चलिए यहाँ पर सही जवाब आ रहा है 29 नंबर में आपका जवाब डी आ रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक ही स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिया है ए नंबर। तो देखो यहाँ पर कुछ लोग जवाब ए दे रहे हैं और कुछ जवाब यहाँ पर डी दे रहे हैं और कुछ लोग जवाब बी देने लगे हैं। याद रखिएगा कार्बन जो आपका डायमंड है ना, ग्रेफाइट है, कोयला है, तो आपके पूर्ण रूप से क्या होते हैं? कार्बन ही होते हैं। तीनों ही कार्बन क्या होते हैं? अपर रूप होते हैं, है ना। इसमें तो 100% आपका कार्बन होता है, अगर कोई चाट भी लेना तो मर जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, सॉरी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे स्वस्थ मनुष्य का जो तापक्रम होता है कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम जो होता है कितना होता है? चलिए यहाँ पर 30 का जवाब देना है 30 नंबर में। तो याद रखिएगा यहाँ पर दिया गया है 31 डिग्री सेंटीग्रेड,
98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 39 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर बताइए, देखते हैं कि यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा। तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 30 का बी दे रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट बी दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें आप जवाब तो बी दिया है, सही दिया है, लेकिन गलत दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटीग्रेड दिया है, ना कि फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट होता तो हम बी को लगाते। यहाँ पर पूछा गया है सेंटीग्रेड, सब जो यूनिट है वो सेंटीग्रेड है, और सेंटीग्रेड कहाँ पर है? ये है। तो याद रखिए 37 सेंटीग्रेड को ही हम लोग 98.6 फ़ारेनहाइट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर आपका बनेगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। फ़ारेनहाइट ने पूछा है साथियों, यहाँ पर पूछा है क्या? सेंटीग्रेड पूछा है। क्लियर? चलिए बताइएगा 36 नंबर कि सागर की आग के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है आपका कौन सा है? चलिए फटाफट जवाब देते रहिए, बताइएगा सागर की आग के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है आपका कौन सा है? यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है बड़वाग्नि। कई बार आपने पढ़ा है, और ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा, बड़वाग्नि हो जाएगा, है ना? बड़वाग्नि हो जाएगा, है ना? दावाग्नि बोलते हैं जो जंगल में लगती है आग, है ना? और जठराग्नि बोलते हैं जो आपके पेट में लगती है आग, बतासा खाने के बाद, है ना? तो वो आपकी होती है जठराग्नि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मनोरथ का संधिविच्छेद बताना है। मनोरथ का संधिविच्छेद आपको बताना है। यहाँ पर देखो दिया है मनोरथ, और ओ की मात्रा है आपकी विसर्ग संधि भी दिया है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि ओ को हटा दीजिए और विसर्ग के साथ आपको जोड़ देना है। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर मना धन रथ। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है? नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है? नाक रगड़ना में कह रहे हैं नाक में चोट लगना, ऐसा तो होगा नहीं है। इज्जत देना या दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। देखो ऑप्शन सी हो जाएगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना आपका जवाब बिल्कुल राइट आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह इनमें से है। चलिए बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इनमें से कौन सा निबंध संग्रह है? माटी का फूल है क्या? चिंतामणि है? कौन सा है? चलिए ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी नंबर, यहाँ पर चिंतामणि। बचपन में आपने पढ़ा होगा, जब हाई स्कूल में थे तभी आपने पढ़ा होगा कि जो कि सर्वाधिक विश्वस्त आलोचना आप माने जाते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है यौवन का दिया है, वर्धक के दिया गया है ना? फिर दिया है लोलुप का दिया है, संतुष्ट दिया है। यहाँ पर विश्लेषण का दिया है विवेचन। तो जिस प्रकार से विश्लेषण कर रहे हैं उसी प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाता है विवेचन दिया है। तो देखो विश्लेषण का होता क्या है? विलोम संश्लेषण होता है। क्या होता है? संश्लेषण होता है। तो भाई संश्लेषण तो आपका दिया नहीं गया है, दिया है विवेचन, ये तो पर्याय हो गया। इसका मतलब गलती कहाँ पर है? सी नंबर में। विश्लेषण का पर्याय जो होता है विलोम वो होता है संश्लेषण होता है। क्या होता है? संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन सी नंबर आपका यहाँ पर गलत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सशस्त्र सेना वेटरन्स डे जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? देखो यहाँ पर एक डे दिया गया, कौन सा डे है? ये दिया है सशस्त्र सेना वेटरन्स डे। ये मनाया जाता है कब? तो यहाँ पर आपका 14 जनवरी बनेगा। क्या बनेगा? 14 जनवरी। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 14 जनवरी बन जाएगा। अगला दिया है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? यहाँ पर बताइएगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनमें से कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब लगभग सभी का यहाँ पर सही आ रहा है। ये है आपका भारत रत्न है। अपने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है, आपके भारत रत्न को माना जाता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर हम आपसे पूछे कि भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी, तो सबसे पहले शुरुआत की गई थी 1954 में की गई थी। 1954 में की गई थी। क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा एनसीआर, है ना? एनसीआर में यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से यहाँ पर शहर को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर है 72 नंबर, और 72 का ऑप्शन जो बनेगा ये बन जाएगा सी, अलीगढ़ को शामिल इसमें से नहीं किया गया है। अलीगढ़ शहर को अभी तक राष्ट्रीय क्षेत्र में नहीं शामिल है। और वहीं पर आपका जींद करनाल जो हरियाणा है, मुजफ्फरनगर जो उत्तर प्रदेश का है, ये सब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपके सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? चलिए क्वेश्चन बताइएगा, किस सिख गुरु की जयंती है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गुरु नानक देव। काफी लोगों ने जवाब दिया है डी नंबर, है ना? डी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? हरियाणा राज्य से संबंधित आपका लोक नृत्य इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए यहाँ का आपका है धमाल है,
खुरिया है और आपका झूमर भी है, लेकिन जवारा आपके हरियाणा का नहीं है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये भी बता दीजिए जवारा कहाँ का है, तो जवारा है आपके एमपी का। कहाँ का है, तो आपके एमपी का है, याद रखिएगा, ठीक है, एमपी। अगला क्वेश्चन दिया है कि ढलाई और उनका कोटी राज्य के जिले हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ पर एक जिला दिया है ढलाई और एक जिला दिया है उनाकोटी, है ना। ये जो आपके जिले हैं किस राज्य के हैं, पहली बार आप सुन रहे होंगे, है ना, पहली बार आप सुन रहे होंगे। ये है आपके त्रिपुरा के। कहाँ के हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपके त्रिपुरा के दोनों ही जिले हैं। इनका मुख्यालय आपका क्या है, तो इसका जो मुख्यालय है ढलाई का, ये आपका पड़ता है आपके अम्बासा, और ये जो उनका कोटा आपका है ना, इसका पड़ता है आपका कैलाश शहर पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए यहाँ पर बताइए कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो आपके उत्तर प्रदेश में है। आपने यूपी जीके में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जवाब 76 नंबर में क्या बन सकता है। चलिए 76 नंबर में दिया गया चंद्रप्रभा, है ना। चंद्रप्रभा जो आपका जवाब है बिल्कुल सही है। ये आपके चंदौली में है ना, कहाँ पर है, चंदौली में है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 76 का ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। चलिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं आपको बताना है 77 नंबर में, सभी को पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, यहाँ पर बी नंबर 75 जिले हैं। कितने हैं, 75 जिले हैं। और अगर मंडल पूछता है तो मंडल कितने हैं, तो 18 मंडल हैं। राजधानी पूछे तो क्या बताओगे, लखनऊ इसकी राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब जीतने का नाम जो है वो किसके पास है। भारत की पहली महिला जो जिसने ओलंपिक खिताब विजेता आपकी बनी थी, इनका नाम क्या है। चलिए 78 का जवाब भी दे दीजिए जल्दी से। यहाँ पर 78 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका डी कर्दम मल्लेश्वरी। कौन है भाई, कर्दम मल्लेश्वरी हैं, जिन्होंने भारोत्तोलन में यहाँ पर कह सकते हैं कि भारोत्तोलन में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है ना। 69 kg वर्ग में इन्होंने जीता था। और अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम से अधिकतम कितनी हो सकती है। चलिए यहाँ पर 79 का जवाब दीजिए। शून्यकाल शब्दावली जो आपसे पूछा गया है, शून्यकाल, ये शब्दावली आपकी ली गई है कहाँ से, आपके भारत से ही लिया गया है। कहाँ से, भारत से लिया गया है, ठीक है ना। और ये पूछा गया है कितनी हो सकती है, तो 1 घंटे की अवधि हो सकती है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अधिकतम कितनी हो सकती है, 1 घंटा हो सकती है। वैसे जो ब्रेक लिया जाता है तो 15 मिनट का ब्रेक होता है, उसी 15 मिनट में ही हो जाता है। लेकिन अगर मैक्सिमम आपका हो गया तो आपका 1 घंटा हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो कुल संख्या है वो आपकी कितनी है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब देना है। कुछ लोग जवाब दे भी दिए हैं। यहाँ पर आपका जवाब बने कौन सा, यहाँ पर डी 12 है। कितनी है भाई, 12 है। याद रखिएगा कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या वैसे कितनी होती है, 245 होती हैं, जिसमें 12 सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष का होना जरूरी है। कार्यकाल होता है कितने, 6 वर्ष का आपका होता है। और प्रत्येक यहाँ पर कह सकते हैं कि 1/3 है ना, प्रत्येक 1/3 क्या होते हैं, 2 साल बाद क्या होते हैं, निकाल दिए जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने, 1/3, 2 वर्ष बाद ऑनर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम बार 2027 के एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी करेगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रथम बार है जो कि 2027 के एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी करने जा रहा है। तो यहाँ पर टू ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर सऊदी अरब। इसका राइट हो जाएगा, सऊदी अरब इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किस आयोग या संस्थान ने फरवरी 2023 में बाल मित्र नामक एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। यहाँ पर 3 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल मित्र नामक एक व्हाट्सएप जो चैटबॉट ऐप है उसको लॉन्च किया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के 4थे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। देखिए 4 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर। डॉक्टर पैगी मोहन मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व राष्ट्रीय भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर है, इनका नाम है मोंटी देसाई। इनको अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। किस देश ने, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है, नेपाल ने।
आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को फरवरी 2023 में हार्वर्ड लॉ स्कूल में हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है? देखिए 6 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा अप्सरा अय्यर को किसे नियुक्त किया गया है? अप्सरा अय्यर, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में संपन्न महिला प्रीमियर लीग की नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है? दोस्तों आपने देखा होगा कि इस बार को महिलाओं का भी क्या हुआ था, IPL हुआ, जिसे WPL कहा गया है। और इसमें से सबसे महंगी जो आपकी नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी आपकी रही वो कौन सी हैं? तो यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा स्मृति मंधाना, है ना। इनको 3.40 करोड़ के साथ सबसे महंगी प्लेयर आपकी बनी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर राइट हो जाएगा। मुंबई इंडियंस इसमें से जीती हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने फरवरी 2023 में निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो यहाँ पर I2U2 आपका होगा। और यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, जिसे आबू धाबी कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा? ए हो जाएगा राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला आ गया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने लाडली बहन योजना शुरू करने की घोषणा की है? लाडली बहन योजना शुरू करने की घोषणा किया है। यहाँ पर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार। कौन? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये महत्वाकांक्षी योजना आपकी है, जो कि बेटियों को प्रत्येक महीने 30 मतलब कह सकते हैं 3,000 की राशि आर्थिक मदद के तौर पर देगी। तो इसका ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ऐसी लड़कियां हो जो कि आर्थिक रूप से क्या हो जाएंगी, थोड़े सशक्त होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियंस 2023 का चैंपियंस रहा है? देखिए 10 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, तो चलिए आते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है गद्यांश। अब यहाँ पर आपको लोग पढ़ेंगे यहाँ पर हिंदी में गद्यांश। तो देखो यहाँ पर दिया गया है कुछ क्षमताओं से संबंधित है। यहाँ पर थोड़ा सा देखो गद्यांश इतना बड़ा है ना, पढ़ेंगे तो हो सकता है बहुत बड़ा लग जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो जरूरी होगा गद्यांश का क्वेश्चन तो उसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पढ़ने वाला टोटल यहाँ पर पढ़ने वाला गद्यांश था और पढ़ने के बाद इसका जवाब दे सकते थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, साहित्य शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? एक गद्यांश का ही क्वेश्चन है, वैसे जो क्वेश्चन थे वो गद्यांश को पढ़ोगे तभी इसमें निकल कर आएगा। हम कभी कभी गद्यांश को छोड़ भी देते हैं और कभी कभी गद्यांश को सॉल्व भी करा देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आपका साहित्यिक में यहाँ पर जवाब आ गया है 45 नंबर का जवाब आया है। यहाँ पर ऑप्शन सी साहित्यिक का जवाब हो जाएगा, सी नंबर आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा साहित्यिक। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर देखो, यहाँ पर दी गई हैं पंक्तियां, और पंक्तियां जब मिलेंगी तो आपकी छोटी मिलेंगी, पंक्तियां मिलेंगी छोटी मिलेंगी, लेकिन उन्हीं से लिया हुआ वर्ण होता है जो कि बहुत ही आसान आपका यहाँ पर होता है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर जो पंक्ति से रिलेटेड है उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी है कि इस वाक्य में नाद सौंदर्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपको उपयुक्त हुआ है। मतलब ये आपकी इसी में आपको दिया गया था और इसमें जो आपका ये वर्ड मिलेगा उसमें से एक अलंकार आपका बनता है। ये अलंकार तो आपका अंत्यानुप्रास था, इन पंक्तियों में ही आपका था। ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि कवि ने सुख और दुख का साम्य किनसे बताया है, तो ये भी जो आपका है आपके गद्यांश से है, तो ये गद्यांश में भी आपको पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिन और रात हो जाएगा। और यहाँ पर आपका दिया है सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला जो शब्द है, सुख और दुख, सुख और दुख जो आपका होता है इससे जुड़ा आपका है वो आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा मुख के बारे में बोला गया है। तो आज हमने यहाँ पर कह सकते हैं आज हमने यहाँ पर गद्यांश को पूरा नहीं कराया है। ठीक है, गद्यांश को हमने यहाँ पर सॉल्व नहीं कराया है, दूसरे दिन हम आपको सॉल्व करा देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब टेस्ट पेपर लगता है कि नहीं छोटा है तो हम पूरे गद्यांश पढ़ देते हैं। ठीक है, तो आज के जो 10 नंबर थे वो हम आपको पूरी तरीके से ये समझ रहे हैं कि 10 नंबर आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अदर में आप लोगों ने स्कोर कितना रहा है इसका जवाब आप लोग जवाब